दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों हरियाणा का चुनाव अब पूरी तरह से आखिरी दौर में पहुंचता दिख रहा है। प्रचार अभियान में भी अब चंद दिन बचे हुए हैं और 5 अक्टूबर की वोटिंग के पहले जब 3 अक्टूबर को चुनाव प्रचार खत्म होगा तो हरियाणा की 90 सीटों पर जो स्थिति होगी उसकी झलक अभी से दिखने लगी है। लेकिन क्या ये झलक 5 अक्टूबर की शाम तक यानी मतदान खत्म होने तक बनी रहेगी? और आखिर वो कौन-सी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई, जिसमें राहुल गांधी हरियाणा की यात्रा पर निकल रहे हैं, अंबाला जिले से निकल रहे हैं और अधिकांश विधानसभा सीटों को टच करते हुए उनकी यात्रा निकलेगी। राहुल गांधी की इस यात्रा को भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 भी लोग कह रहे हैं, हरियाणा जोड़ो यात्रा कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से देखा जाए, तो हरियाणा को पिछले चुनाव की तरह एक बार फिर से 36 बनाम 1 की उस कथित बाइनरी में बांधने की कोशिश हो रही है, जिस बाइनरी में बांधने की कोशिश से भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में सफलता या तो पाती है या सफलता के करीब तक पहुंचती है। लेकिन क्या हरियाणा, जहां किसान आंदोलन भी है, तो जहां महिला पहलवान आंदोलन भी है, जहां विनेश फोगाट भी है, तो जहां किसानों के जज्बात भी हैं, अग्निवीर भी है, बेरोजगारी भी है और इन सब से आगे बढ़कर इस देश में महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा जो प्रमुखता से बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, किसानों की जमीन बिल्डर्स को और रियल एस्टेट को देने का मुद्दा है, वो भी अब गुड़गांव और फरीदाबाद के दायरे से आगे निकलकर दूसरे जिलों तक पसरता जा रहा है। इन सब मुद्दों के आसरे राहुल गांधी बड़ी उम्मीद है या नरेंद्र मोदी अब भी उम्मीद की किरण दिखाई दे रहे हैं लोगों को? इन तमाम परिस्थितियों पर चर्चा के लिए हम सीधे चलते हैं जाने माने राजनीतिक विश्लेषक जगदीप सिंह संधू जी के पास। संधू साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। और जी, सबसे शुक्रिया। पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, जी शुक्रिया। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ताजा हालात 90 विधानसभा सीटों पर किस दिशा में जाते हुए दिख रहे हैं? क्या ये 2014 का चुनाव है? क्या ये 2019 का चुनाव है, जहां जनतांत्रिक जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच वोटों के विभाजन ने 2019 में भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता की नींव रखी थी? या ये चुनाव सीधे मुकाबले के चुनाव में परिणत हो गया है? क्या है यहाँ? अभिषेक जी, अब के जो 2024 का हरियाणा में विधानसभा का चुनाव है, ये थोड़ा विचित्र है और अद्भुत है, क्योंकि ये चुनाव अब की बार पूरी की पूरी जी। प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही है। हुँ, हरियाणा में विधानसभा में इतिहास भी रचे गए हैं। 1987 का इतिहास सब जानते हैं, जब लोकदल को 81 सीटें मिली थी। दूसरा हुँ, इतिहास 2005 का है, जब इंडिया शाइनिंग हो रहा था, उसके तुरंत बाद जब हरियाणा के विधानसभा चुनाव हुए, तो कांग्रेस को 67 सीटें मिली थी। हुँ, और अब के अमृतकाल के बाद हरियाणा एक बार फिर अद्भुत तरीके से परिणाम देने जा रहा है, क्योंकि हुँ, हरियाणा की पूरी जनता पूरे प्रदेश में ये चुनाव लड़ रही है। अब की बार चुनाव में अ, भा जितना लोगों में नाराज़गी है, जितना आक्रोश है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ, उनके 10 साल के शासन के खिलाफ, और सबसे बड़ा रोष है परिवार पहचान पत्र पीपीपी। तो जी, जी। वो क्या है देखते हैं मसला कि ये? कैसे। क्या है ये मसला? हमारे दर्शकों को ज़रा बताइए, पीपीपी। देखिए, अ, देश में जो हर व्यक्ति की पहचान के लिए एक आधार कार्ड बना था। आधार हुँ, कार्ड के समानांतर भारत भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद मनोहर लाल खट्टर की एक नई नीति आई कि अगर हुँ, आपको सिलेंडर का सब्सिडी लेना है, तो भी परिवार पहचान पत्र देना पड़ेगा। हुँ, और उस परिवार पहचान पत्र को बनाने के लिए आपको अपना नाम, अपना परिवार की जो अ, आय है, सदस्य हैं, हुँ, उनकी कुल आय कितनी है, कैसे हैं, है ना? हुँ, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सब बात वो परिवार पहचान पत्र में देना पड़ेगी। तो हुँ, वो जो परिवार पहचान पत्र है, उसमें एक ही पत्र में परिवार के सभी सदस्यों के नाम और आय आने के बाद हुँ, वो लोगों के लिए बड़ा मसला हो गया है कि उनकी सब्सिडियां कट गई हैं, उनकी वृद्धा अवस्था पेंशन कट गई है, कि हुँ, उसमें ये भी डिटेल देनी है कि आपके पास क्या-क्या साधन है, वाहन है। तो अगर 2 वाहन है या 1 वाहन है, तो वो अपने ढंग से
वो जो कंप्यूटर कहते हैं कि पोर्टल की सरकार है, तो वो कंप्यूटर में अपने ढंग से उन्होंने काट दिए। तो लेकिन ये लोगों में बड़ा संधू परेशानी। साहब एक चीज बताइए, मैं जी, आपसे माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं। जब कितनी चीजें, कौन सी कितनी चीज है, कितने लोग हैं, कितनी भैंसे हैं, सारी जानकारी दे दी जाएगी, तब तो पता चला मंगलसूत्र की और भैंस की भी जानकारी देनी पड़ेगी। और ये काम क्यों करा रही है हरियाणा की भाजपा सरकार, जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि आपके पास दो भैंस होगी तो उसमें से एक भैंस कांग्रेस खोल के ले जाएगी, मंगलसूत्र उठा के कांग्रेस ले जाएगी, और यही जानकारी जब वो मांग रहे हैं सार्वजनिक हो जाएगी, तब क्या पता कोई कोई खोल कर ले ही चला जाए भैंस। कौन जानता है ये ये क्यों ये मांग रही है सरकार। यही अभिषेक जी, यही विडंबना है भारतीय जनता पार्टी जी। की, कि वो आश्वासन कुछ देती है, धरातल पे कोई हम्म। नीति को लागू करती है और लोगों हम्म। को परेशानी किसी और चीज से होती है। अब जी। उसके अलावा प्रॉपर्टी आईडी कार्ड बना दिया। अभी प्रॉपर्टी आईडी के लिए जिस तरह से ये एक नई नीति लाए गए, तो उसमें सर्वे किया किसी एक कंपनी ने। अब कंपनी ने किसी का बेल बजाया या दोपहर में कोई सर्वेयर गया, उसने अपने अंदाजे से उस प्रॉपर्टी आईडी लिख डाल दी। अब उस प्रॉपर्टी आईडी को करेक्ट कराने के लिए लोगों को परेशानी हो रही है, और वहां हम्म। जब वो अधिकारियों के पास जाते हैं तो वो भी हाथ खड़े कर देते हैं, क्योंकि ये सारा डाटा कंप्यूटर में दर्ज है और जी। उसको करेक्ट कराने में फिर वो नए तरीके से कागज मांगते हैं, वो सबूत हम्म। मांगते हैं। तो ये एक अजीब सा खेल इस सारे प्रदेश में चल रहा था, जिससे लोग हम्म। बहुत परेशान हैं। और आपको बता देता हूँ कि एक अधिकारी रहे हरियाणा में जो डिप्टी डायरेक्टर लेवल के, उनकी हम्म। प्रॉपर्टी आईडी के लिए, और जो उस हम्म। विभाग में पहले एसडीएम रह चुके हैं, हम्म। उस विभाग में एसडीएम रहने के बावजूद वहां से डिप्टी डायरेक्टर बने और रिटायर हो गए, और उनको अपनी प्रॉपर्टी के लिए उसी हम्म। विभाग में जाके लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ी, और 4 हम्म। महीने तक चक्कर काटने के बाद उन्होंने हथियार डाल दिए। हम्म। तो ये ऐसी-ऐसी जो नीतियाँ लगाई गई हैं, जिस प्रकार से हर हर महीने एक नए पोर्टल का उद्घाटन किया जाता था मनोहर लाल के द्वारा, और हम्म। हरियाणा को जिस तरह से डिजिटल बनाने के प्रयास किए गए, लेकिन डिजिटल कहीं नहीं हुआ, क्योंकि धरातल पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। जी। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, अब उसमें किसान को मेरी फसल के लिए जब मंडियों में उसकी फसल आती है, उससे पहले उसको ब्यौरा देना पड़ता है। हर बार ये हम्म। बात होती है। बहुत सी जगह, हम्म। बहुत से गाँव, बहुत से किसान छोटे किसान हैं, उनके पास ऐसी सुविधाएँ नहीं हैं। तो हम्म। ये बहुत बहुत लोगों को परेशानी का कारण बनता रहा। तो ये जो जी। नाराज़गी के कारण है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये जो नीतियाँ इन्होंने लागू की, तो उसकी वजह से अब लगता है कि सारा प्रदेश जो है इनसे त्रस्त है, और इनका विस जी। इनसे एक तरह से इनको सबक सिखाने के लिए तैयार है। अच्छा, सबक सिखाने की बात आप करते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से जनता हर चुनाव में किसी न किसी को सबक सिखाती है। कई बार सत्ता में रही पार्टी को इनाम देती है, तो कई बार सत्ता में रह चुकी पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी को तो डबल इंजन की सरकार जो कहती है, यानी 2014 से नरेंद्र मोदी की भी सरकार बीजेपी की, और 2014 से अब तक खट्टर और सैनी की भी सरकार हरियाणा में, दोनों भाजपा की सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार पर डबल एंटी इनकम्बेंसी है, या एंटी इनकम्बेंसी अभी सिंगल है, या इन सब से आगे बढ़कर देखें तो अभी भी चुनावी हिंदुत्व की खुमारी लोगों पर छाई हुई है। अभिषेक जी, डबल इंजन की सरकार थी, हम्म। ऐसा कहा जाता था, और 2 टर्म इनको मिली हैं, तो 2 गुना 2 4 हो जाती हैं। तो अब हम्म। एंटी इनकम्बेंसी जहाँ एक एक 1 यूनिट गिनी जाती थी, यहाँ अब कह सकते हैं कि 4 यूनिट गिनी जा सकती हैं। हम्म। तो 2 गुना 2 वो मल्टीप्लाई हो गया, तो अब जी। 4 गुना एंटी इनकम्बेंसी है। इसीलिए हम्म। ये हालात हैं कि हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो पूरी तरह से चुनाव प्रचार करने ही नहीं जा पा रहे ग्रामीण क्षेत्रों में, और शहरी हम्म। क्षेत्रों में उनका विरोध हो रहा है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में जो सीवरेज व्यवस्था है, उससे हम्म। शहर दर शहर, कस्बा दर कस्बा लोग परेशान हैं। और जबकि हम्म। ये दावा किया जाता था 10 साल पहले कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो गाँव में भी सीवर की व्यवस्था करवाएँगे। अब वो शहरों की जो सीवर की व्यवस्था थी, वो सीवरेज की व्यवस्था थी, वही दुरुस्त नहीं हुई, उससे लोग त्रस्त हैं। पानी की निकासी नहीं हो रही, उससे लोग त्रस्त हैं। तो आप देख लेंगे कि हालात क्या हैं। और आपको बता देता हूँ कि अम्बाला कैंट में अनिल विज, जी। उनकी सीट अपनी फँस गई है, सिर्फ़ इन वजह से कि शहर के लोग बारिश के पानी से त्रस्त हैं, कि वो हम्म। बारिश का पानी उनके घरों में घुस गया था, उस वक़्त कुछ नहीं कर पाए थे।
और आपने सोशल मीडिया पे वीडियो देखी होगी, तो वो अनिल विज अपना पजामा ऊपर किए उस पानी में खड़े थे। और जब बाढ़ आई थी अंबाला में, जो बारिश का पानी ज्यादा आ गया था, तो किसानों के बीच में वहां गए थे गांव में, जहां उनको बाढ़ में उतरना पड़ा। तो ये जो परिस्थितियां हैं, इनकी वजह से लोगों का जो आक्रोश है, ये व्यवस्थाओं पे, और ये बात भी तय है कि हरियाणा में प्रशासन के ढांचे पे, प्रशासन के तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने गुड गवर्नेंस का मॉडल तो दिया, गुड गवर्नेंस का नारा भी दिया, लेकिन उन पे जो नियंत्रण था, जो उन पे एक अंकुश था और एक उनका जो संचालन करना था, उसमें भारतीय जनता पार्टी उस प्रकार से साबित नहीं हुई। इसीलिए ये व्यवस्थाएं इस तरह से चरमराई। गुड़गांव के अंदर जो एक जाम लगा था, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वयं फंस गए थे, उन्हें 2 घंटे फंसे रहे, वो भी सबने देखा इस देश में। तो ये जी। बहुत सी ऐसे घटनाक्रम हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए अब गले की फांस बन रहे हैं। जी। अच्छा, गले की फांस आप कह रहे हैं बन रहे हैं, लेकिन इस बीच में एक विवाद था या खड़ा करने की कोशिश की गई, दोनों ही बात हो सकती है। शैलजा विवाद, कुमारी शैलजा को लेकर जिस प्रकार की खबरें बनाई गई और जिस प्रकार से उसका इलेक्टोरल गेन या इलेक्टोरल लॉस, दोनों ही पर्सपेक्टिव से, दोनों ही तरीकों से देखने की, दोनों ही चश्मों से देखने की कोशिश की गई। क्या लगता है हरियाणा के चुनाव में, जहां जनमत काफी हद तक पार्टी और कैंडिडेट की को देख करके नहीं, बल्कि किसी के समर्थन में भी नहीं, बल्कि किसी के विरोध में ज्यादा तैयार होता हुआ दिख रहा है, वहां इस विवाद के लिए चुनाव को प्रभावित करने की स्थिति में आ गया है ये? अभिषेक जी, ये जो परिस्थिति थी, ये स्वाभाविक तौर पे किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकती है, वो राजनीतिक व्यक्ति भी हो सकता है। आपकी अपेक्षाएं जब कहीं हों और जब आपने मेहनत की हो, तो आपका एक परीक्षा भी होती है, तो उसमें भी अगर जी। आपके अंक कम आ गए, तो भी एक बार आपको निराशा होती है, ये स्वभाव है मनुष्य का। हम्म। और राजनीतिक पार्टी में टिकटों का बंटवारा होना, अपने समर्थकों के लिए टिकट लिया जाना, ये भी एक तरह की परीक्षा है। और उस हम्म। परीक्षा में जिस तरह से उनको लगा कि उनका अंश कम हो गया, तो ये स्वाभाविक था कि उनको कुछ ठेस लगी होगी, और इसलिए वो हम्म। थोड़े दिन के लिए चुप रही। और एक साथ में उनका अपना व्यक्तिगत जीवन भी है, और जी। उसमें उनका अपना जो जन्मदिन था, उनके दिन भी आ रहे थे, उनको अपने घर वालों से भी काफी समय से वो नहीं उनके साथ बैठ पाई थी, तो उनको ये भी हम्म। लगा कि मैं उस तरह से भी देखूं। कुछ टाइम के लिए अगर वो चुप रही, तो उसको एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाने की कोशिश की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रदेश में कोई मुद्दा नहीं था। हम्म। लेकिन वो मुद्दा भी उन्होंने अपनी स्टेटमेंट जब वो आई एक चैनल के इंटरव्यू में, और वो जो आज तक की पंचायत थी, उसमें उन्होंने बड़े स्पष्ट तौर पे बता दिया कि ठीक हम्म। है कि दिल दुखता है, लेकिन मेरी निष्ठा भारतीय कांग्रेस पार्टी के प्रति रहेगी, और इसमें कोई सवाल नहीं है। और रही हम्म। बात सामाजिक वर्ग की, जिस सामाजिक वर्ग को वो प्रतिनिधित्व करती हैं, उनके जो बड़े-बड़े बुद्धिजीवी हैं, अधिकारी हैं, जो सेक्रेटरी लेवल के हरियाणा प्रदेश में अधिकारी रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पे मेरी भी उनसे बातचीत हुई। मैंने भी समझने की कोशिश की कि उनकी उनकी भावना क्या है। लेकिन जी। मुझे कहीं किसी स्तर पे ये नहीं मैंने पाया कि उनमें किसी भी तरह से कोई नाराजगी है। उन्होंने यही स्पष्ट किया कि हमारी नेता हैं, उनका ये व्यक्तिगत कुछ निर्णय हो सकता है, लेकिन हमारी निष्ठा जो जिस पार्टी के प्रति है, और जिसपे हमने अब के चुनाव, लोकसभा चुनाव में जिनके पक्ष में हम खड़े हुए, हम उन्हीं के साथ रहेंगे। और ये जो आज प्रचार किया जा रहा है, बल्कि उन्होंने इसको नेगेटिव लिया कि भारतीय जनता पार्टी या विपक्षी दल हमारी नेता जी। को एक एक तरह से एक कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। तो इस मुझे नहीं लगता कि उस सारे फिनोमिना का उस हम्म। सामाजिक वर्ग में कोई ऐसा प्रभाव होगा अच्छा, या वो संधू भारतीय जनता साहब, पार्टी के। संधू जी, साहब, अभी किसानों का मुद्दा है, उस पर भी हम आएंगे, लेकिन मुझे एक बड़ा अजीबोगरीब बयान इस शैलजा प्रकरण के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिखा है। मतलब आपको जानकर हैरत होगी ये जानकर, देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में सीएम के बहुत सारे दावेदार हैं। अरे ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, लोकतंत्र की ताकत है कि एक से ज्यादा लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। जहां एक व्यक्ति ही मुख्यमंत्री या एक व्यक्ति ही प्रधानमंत्री बनना चाहेगा, यहाँ तो सीधा सीधा मतलब होगा कि कोई कंपटीशन ही नहीं है, कोई लोकतांत्रिक भावना ही नहीं है। बस एक व्यक्ति स्थापित कर दिए, जैसे मंदिर में देवता स्थापित कर दिए जाते हैं,
उसी तरह से लोकतंत्र को बना दिया गया है। क्या प्रधानमंत्री ये बयान देते वक्त आपको लगता है कि सोचे नहीं कि वो क्या बोलते जा रहे हैं? कि एक से ज्यादा दावेदार है। ये तो अब इससे ज्यादा अच्छी बात क्या अभिषेक होगी जी, कि एक से ज्यादा दावेदार है। अगर एक क्रिकेट टीम मैच खेलती है, वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचती है, उस टीम में वर्ल्ड कप फाइनल में मैन ऑफ द मैच के एक से ज्यादा दावेदार है, तो इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती कि एक से ज्यादा मैन ऑफ द मैच के दावेदार है। इसका मतलब यह है कि उस टीम में मैच जिताने वाले खिलाड़ी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब तो यही होगा। तो प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता उन्हें। क्या लगता है आपको? अभिषेक जी, प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है बड़ा सेलेक्टिव है, और चुनाव में इस प्रकार का सेलेक्टिव बयान से वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थोड़ा बहुत विश्वास दोबारा जागृत हो जाए, क्योंकि वो भी समझ चुके हैं कि हरियाणा में विशेष तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा विश्वास खो दिया है प्रदेश की जनता के बीच, और उस विश्वास को, उसके किसी अंश को प्राप्त करने के लिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। माफी करो। लेकिन वो ये भूल गए कि उनकी अपनी पार्टी के राव इंद्रजीत अलग से कहते हैं कि दक्षिण हरियाणा में अब की बार मौका है मुख्यमंत्री देने का। उसके बाद अनिल विज, जिन्होंने अपनी कुर्सी खाली छोड़ दी थी जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, वो जो उनका अपना गुटबाजी है उसको बताना भूल गए। जी। उसके बाद अब अनिल विज ने भी मुख्यमंत्री होने का दावा ठोक दिया, तो उनकी अपनी पार्टी में इतने दावे हैं, वो शायद इसको बताना भूल गए। हो सकता है कि प्रधानमंत्री को सिर्फ एक ही पक्ष दिखता हो कि उनको निंदा करनी है, किसी भी विपक्षी दल की निंदा करनी है या उस पर लांछन लगाना है। अब कड़ी अगर निंदा भी करनी परिस्थितियों, है। तो वो परिस्थितिवश विवश है कि वो भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार से एक एक अंश, एक सम्मानजनक हार तक ला सके, ऐसा दिखाई देने लगा है। अभी जो स्थितियां हैं और जो आंकलन आए हैं और जिस तरह के जी। सर्वे आए हैं, उनमें स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 20 से नीचे सीटें मिलनी है। तो ये आप ये क्या हो कह रहे सकता है। हैं? जो पार्टी 10 साल से सत्ता में है साहब, उसको आप हरियाणा में 90 में 20 के नीचे सिमटा रहे हैं। अरे कितने सर्वे सामने आ चुके हैं, और उन सर्वे में, उनकी सर्वे की रिपोर्ट में कहीं भी 18 से 22, 18 से 20, 14 से 20, और जो सट्टा बाजार है वो भी इस तरह की कुछ आंकड़े दिखा रहा है। और आप देखिएगा कि कल और परसों में, आज इतवार है, कल जब बाजार खुलेगा उसके बाद कल शाम को जो सट्टा बाजार के आंकड़े आएंगे वो भी बता देंगे। और जो लेकिन संधू परिस्थितियां। साहब, जी। ये बताइए, 13 महीने तक मोदी जी ने इस देश के किसानों को 3 विवादास्पद कानून बनाकर दिल्ली घूमने का मौका दिया, दिल्ली के बॉर्डर पर बिठाए रखा, इतनी सेवा की किसानों की। महिला पहलवानों को जंतर मंतर पर एक एफआईआर कराने के लिए बैठना पड़ा। बेरोजगारी बढ़ी हुई है। 6 साल या 4 साल की नौकरी अग्निवीर में दी जा रही है। उसके बाद इतना बड़ा आश्वासन भाजपा के नेता दे रहे हैं कि भाजपा के कार्यालयों पर या कहीं गार्ड के तौर पर रख लेंगे। क्या हरियाणा के लोग प्रधानमंत्री के इन आश्वासनों पर, इतनी बड़ी सेवा पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं क्या? अब क्या चाहिए लोगों को? सड़कों में कीलें वो उग गई, खेतों में अन्न उगे ना उगे, सड़कों में कीलें उग गई। ये सब लोगों ने देखा। इतना बड़ा करिश्मा सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 10 साल में हुआ, भाजपा के 10 साल के हरियाणा के शासनकाल में हुआ। लेकिन तब भी लोगों को भाजपा पर भरोसा नहीं है। ये क्यों हो रहा है? ये अब भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करना चाहता है प्रदेश, लोग धन्यवाद करना चाहते हैं कि 10 साल जो उन्होंने राम राज्य देखा है उसके लिए वो कितने खुश हैं, वो शायद इस बात का धन्यवाद करना चाहते हैं। और जहां तक बात आती है कि किले उगने की, या अग्निवीर की, या महिला सम्मान की, या प्रॉपर्टी आईडी की, ये जितनी भी, या अमृत सरोवर की, ये जितनी भी, और फिर सबसे बड़ी बात आप देखिए कि आप एक पक्ष को भूल गए जो इन्होंने अंकुश लगाने की कोशिश की, हमारे संविधान के द्वारा तय किए हुए तीसरे स्तर के जो प्रशासनिक जी। और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो है पंच और सरपंच, पंचायती राज। जी। और जिस तरह से पंच और सरपंच की अधिकारों पे इन्होंने अंकुश लगाने की कोशिश की, उनको सरेआम सड़कों पे पीटा गया, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है हरियाणा में। और ये अब कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि हरियाणा के प्रदेश के लोगों ने जो जो इच्छा चाही थी
और जिस तरह की गुड गवर्नेंस का मॉडल देखना चाहा था, वो शायद नहीं दिखा, और उनको जो दिखा लेकिन अब उसके लिए वो धन्यवाद करेंगे, और नहीं, अच्छे से धन्यवाद करेंगे, इसीलिए वो इतने आक्रोशित हैं। नहीं, लेकिन आपने सारी चीज़ें जो बताई, 2 बातें हमें बताई हैं। अग्निवीर के लिए और मिलिट्री पैरामिलिट्री में जाने के लिए लोग गाँव-गाँव में तैयारी करते हैं। सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी करते हैं और ज़्यादातर किसान परिवार के बच्चे होते हैं। किसानों का अपना एमएसपी गारंटी स्वामीनाथन फॉर्मूले की माँग, उनका अपना आंदोलन चल रहा है। खुदा ना खास्ते यदि 8 अक्टूबर को सरकार बदल जाती है या 5 अक्टूबर को ये झलक मिल जाती है कि हरियाणा में सरकार बदल सकती है। कांग्रेस पार्टी क्या किसानों को दिल्ली के बॉर्डर तक आने देगी? अपनी मांगों को लोकतांत्रिक ढंग से रखने के लिए दिल्ली कूच के लिए रास्ता बनाएगी या कांग्रेस भी करिश्मा करेगी वही वाला जिस करिश्मे के तहत सड़कों में कीलें उगाई थी? अभिषेक जी, बार-बार भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस के पक्ष को रखने की कोशिश की, और हुँ, किसानों के लिए कांग्रेस ने अपनी नीतियों के बारे में स्पष्ट करने की कोशिश की है। और हुँ, अभी अ, जो घोषणा पत्र जारी किया है कांग्रेस ने, हुँ। उसमें भी किसान परिवारों के जो लोग नहीं, लेकिन उस इस घोषणा पद। पत्र को मैंने देखा है। ये नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है उस घोषणा पत्र में कि किसानों को एमएसपी गारंटी और स्वामीनाथन फॉर्मूले की माँग के लिए दिल्ली बॉर्डर तक जाने की छूट प्रदान की जाएगी। छूट की बात नहीं, छूट तो देना उनकी विवशा होगी। अगर हुँ, कांग्रेस पार्टी ने, जिस हुँ, प्रकार से कांग्रेस ने समर्थन किया किसानों का, और जिस हुँ, प्रकार से राहुल गांधी बार-बार हर हर मंच से किसानों की बात उठा रहे हैं, तो ये हुँ, तय है कि ये अब जो सरकार बदलेगी और कांग्रेस की अगर सरकार आती है, तो उनकी विवशा होगी कि वो उनके लिए रास्ता खोलें या खुलवाएँ, और हुँ। कानून कानून के जो पेचीदा सवाल हैं, उनको हल करे। ये दायित्व अब कांग्रेस की सरकार का होने वाला। अगर जी। उनको आगे अपने लिए स्थायी समाधान चाहिए, स्थायी धरातल चाहिए, राजनीतिक स्थिरता चाहिए, तो ये सबसे पहला उनको करना पड़ेगा। ये उनकी अच्छा, विवशता होगी। करना ये पड़ेगा आप कह रहे हैं। एक मुद्दा और है, मुझे कई लोगों ने कहा, लैंड एक्विजिशन बिल, भू अधिग्रहण कानून लेकर मनमोहन सिंह आए थे 2010-11 के दौर में, जब राहुल गांधी भट्टा परसौल गए थे बाइक पर बैठकर। जी, उसमें मार्केट रेट से 2 गुना 3 गुना किसानों को देने की बात है। कहा जा रहा है कि जी। हरियाणा सरकार ने अलग से अपना लैंड एक्विजिशन बिल लाकर उस कानून को कमजोर कर दिया। उसने नया बिल बनाया, उससे किसानों को घाटा हो रहा है और सरकार वही जमीन किसानों से लेकर ऊँची कीमत पर बिल्डर्स और दूसरे लोगों को बेच रही है। क्या है ये मुद्दा? देखिए, जो कानून बनाया गया था किसानों की जो उपजाऊ ज़मीन है, कल्टीवेटेबल लैंड, हुँ, उसको अगर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के लिए सरकार अधिग्रहण करना चाहती, तो हुँ, उसके लिए जो किसान थे उनकी अनुमति आवश्यक थी, हुँ, सामूहिक अनुमति आवश्यक थी। हुँ, उसके बाद उनको जो रेट है मार्केट रेट, उस हुँ, उससे भी आगे उस रेट के साथ मुआवजे के तौर पे उनके लिए एक और प्रावधान रखा गया था कि वो हुँ, जो पैसा है वो उनको तुरंत मिलना चाहिए, और हुँ, वो जो रेट होगा उसका 1.5 गुने के करीब था कुछ ऐसा। जी, बट उसको रोक दिया गया, और ये जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मनोहर लाल खट्टर की जब सरकार आई, इन्होंने हरियाणा की विधानसभा में एक नया अध्यादेश पारित किया, जिसमें सबसे पहले जो किसानों से अनुमति लेनी, उनकी सहमति लेने की बात थी, उस क्लॉज़ हुँ, को ही हटा दिया, उसको खत्म कर दिया। अच्छा, उससे ये हुआ कि अब सरकार के हाथ में अधिकार आ गया कि बिना अनुमति और सहमति लिए वो किसी हुँ, भी ज़मीन का अधिग्रहण कर सकती हैं, और हुँ, उसका कोई भी रेट तय कर सकती हैं। तो वो जो एक रिस्क असेसमेंट जो रिपोर्ट्स होती थी, उसको भी जी। नकार दिया गया। तो ये ऐसे जो इन्होंने संशोधन किए, वो एक संशोधन अगर कहें तो क्या ये मुद्दा है चुनाव जो में? ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं, मुद्दा बड़ा है अग्निवीर, रोजगार, महिला हुँ, सम्मान, किसान निधि, किसान, किसानों हुँ, के लिए एमएसपी, ये बड़े हुँ, मुद्दे हैं। जब तक वो मुद्दे ठीक ठीक नहीं होंगे, उसके बाद ये भी समानांतर किसान वर्ग में ये मुद्दा जी। ज़रूर है। अच्छा, एक चीज़ संधू साहब बताइए, अंतर्विरोध और पार्टियों की अंतरकलह की चर्चा मैंने बहुत सुनी। एक तरफ सुना कि हुड्डा, वीरेंद्र सिंह, सैलजा इनका विवाद है, कुछ और गुट भी हैं। एक दूसरी तरफ सुनने में आ रहा है
कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अनिल विज, रामविलास शर्मा, मनोहर लाल खट्टर, यहाँ तक कि सिटिंग सीएम नायब सैनी, वो एक अलग तरह की गुटबाजी और विवाद की बातें हैं। कौन सी गुटबाजी धरातल पे असर दिखा रही है और कौन सी गुटबाजी धरातल पे बेअसर है? चूंकि आप जमीन पर घूम रहे हैं, एक-एक मुझे लगता है कि 90 में कम से कम 50 विधानसभा सीटें आप घूम चुके हैं। क्या लग रहा है? जी, देखिए, आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझा देता हूँ। गुड़गाँवा की एक सीट है शहर की, हुँ, जहाँ मुकेश शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। हुँ, अब उनको रिप्लेस किसने किया? बादशाहपुर से पिछली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था, उनको रिप्लेस किया राव नरवीर सिंह ने। और हुँ, राव नरवीर सिंह ने सीधा कहा था, चुनौती देके वो टिकट लेके आए। किससे लेके आए? वो अमित शाह से। हुँ, अब आप देख लीजिए कि जो प्रत्याशी पहले बादशाहपुर से लड़ा था, जी, उसको रिप्लेस कर दिया गया, उसको भेज दिया गया गुड़गाँवा शहरी क्षेत्र में। गुड़गाँवा शहरी क्षेत्र में जो उनके प्रत्याशी थे, जो टिकट जी, लेना चाहते थे, गोयल, हुँ, नवीन गोयल शायद उनका नाम है, जी, उनको दरकिनार किया गया। वो खड़े हो गए हैं आज़ाद उम्मीदवार। अब उनकी सभा में विपुल गोयल जाते हैं और उनको कहते हैं कि आपको रात के 12 बजे तक का समय है कि आप अपना नामांकन वापस ले लीजिए। लेकिन वो हुँ, कहते हैं कि ये चुनाव तो अब जनता लड़ रही है। मैं अपना हुँ, नामांकन वापस नहीं लूँगा। तो अब आप जी, एक एग्ज़ाम्पल से समझ जाइए कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है। हुँ, और अधिकतर ऐसी सीटें हैं, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की स्थितियाँ हैं। एक एग्ज़ाम्पल और दे देता हूँ। हिसार के पास एक सीट है नलवा, जहाँ से रणबीर सिंह गंगवा जो पूर्व डिप्टी स्पीकर थे अभी की सरकार जी, में, उनकी सीट रिप्लेस करके उनको भेज दिया गया बरवाला, एक हुँ, और अन्य कॉन्स्टिट्यूएंसी में। वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसपे पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की नजर थी, जो वहां से लड़ना हुँ, चाहते थे। अब आप देखिए कि अंतर्कलह किस तरह की होती है कि वहां कौन कौन से गुट हैं। एक गुट है मनोहर लाल खट्टर जी का, दूसरा गुट है जो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, तीसरा गुट है जो नए आगंतुक हैं, है ना? हुँ, उनका गुट है। वो आगंतुक जो है वो अमित शाह जी के शरण में है, जिनमें कुलदीप बिश्नोई का नाम लिया जा सकता है, जिन्होंने हुँ, नलवा की सीट के लिए वो अड़ गए और उन्होंने अपने आदमी को वो नलवा की सीट दिलवाई, जहां से डिप्टी स्पीकर को हटा के एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी में भेज दिया। तो ये जो गुटबाजी है, ये आप इन उदाहरणों से समझ सकते हैं। और अधिकतर जगह भारतीय जनता पार्टी की बहुत सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ऐसी घटनाएं हुई हैं। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी में ऐसी घटनाएँ हुई हैं, स्वाभाविक है कि डबल इंजन है और 10 साल की सत्ता है, तो बहुत 10 साल में कितने लोग भाजपा से विधायक बने होंगे? 50, 60, 70 यही लोग बने होंगे, कुछ के टिकट कटे होंगे, कुछ के दोबारा मिले होंगे पिछली बार। तो ये स्वाभाविक है। अब सवाल ये उठता है कि इन सारी गुटबाजी की चर्चा के बीच राहुल गांधी यात्रा लेकर निकल रहे हैं। बीच-बीच में प्रियंका गांधी भी शामिल होगी। अंबाला से वो निकल रहे हैं और हरियाणा के अधिकांश विधानसभा सीटों तक 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर यानी इन 4 दिनों में उनकी यात्रा 3 अक्टूबर को चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है उस दिन शाम तक। इन 4 दिनों में उनकी यात्रा अधिकांश विधानसभा सीटों तक पहुंचने की उम्मीद बताई जा रही है। क्या लगता है ये यात्रा हरियाणा के चुनाव के मिजाज को कांग्रेस के पक्ष में क्या पूरी तरह मोड़ पाने में सक्षम होगी? प्रियंका गांधी भी शिरकत करेंगी बीच-बीच में सुना है। देखिए अभिषेक जी, जहाँ तक कांग्रेस की स्ट्रैटेजी का सवाल है, रणनीति का सवाल है, और जिस तरह से ये यात्रा की सूचनाएँ आ रही हैं, जानकारी आ रही है, उससे ये लगता है कि कांग्रेस के पक्ष में बहुत बड़ा फैसला और बहुत बड़ा समर्थन पूरे प्रदेश में उनको मिल सकता है, क्योंकि राहुल गांधी की भारत ये जोड़ो यात्रा के बाद जिस प्रकार से उनका एक राजनीतिक कद और उनकी स्वीकार्यता बढ़ी है, तो हुँ, अब निश्चित है कि हरियाणा प्रदेश में जब वो अपनी यात्रा करेंगे इस प्रदेश की, क्योंकि हुँ, जब उनकी भारत जोड़ो यात्रा थी तो वो केवल 3 जिलों से 4 जिलों से होकर गुजरी थी, लेकिन हुँ, बाकी प्रदेश छूट गया था। तो मुझे लगता है कि शायद राहुल गांधी को ये एहसास हुआ है कि हरियाणा क्योंकि किसानों का प्रदेश है और किसानों के मुद्दे हैं, और जिसके लिए राहुल गांधी ने हमेशा ये बात की और उसके बाद सामाजिक न्याय की बात वो निरंतर करते आ रहे हैं। तो ये जो यात्रा है, ये हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए एक एक बहुत बड़ा समर्थन हासिल कर दे, और चुनाव के अंदर लास्ट हुँ, दिनों में इतनी बड़ी अलग-अलग जगह रैलियों करने करने की बजाय ये जो उनकी रणनीति है, ये
मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध हो सकती है। कारगर सिद्ध हो सकती है, आपका मानना है कि रणनीति कारगर सिद्ध हो सकती है। फाइनल बताइए हमारे दर्शकों को, आपको क्या लगता है पूरे हरियाणा को देखने के बाद, सामाजिक समीकरणों को देखने के बाद, सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस के मिजाज को देखने के बाद, नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों को देखने के बाद, राहुल गांधी की प्रस्तावित यात्रा को मद्देनजर रखते हुए और कांग्रेस भाजपा की चुनावी तैयारियों और अंतर विरोध दोनों को साथ साथ चलते हुए देखते हुए कि आखिर हरियाणा में क्या जनता चुनाव लड़ रही है या राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं? और दूसरा सवाल, सीटें क्या आपको लगता है सत्ता किसके पक्ष में झुकने के चांस कम से कम आज 29 सितंबर को आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, ये तो 4 मैं दिन में पहले ही कुछ कह भी हो चुका सकता हूं है, कि हालात आपके पलट भी सकते हैं, लेकिन आज कम से कम क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, ये अभिषेक जी, मैं पहले ही कह चुका हूं कि अब के बार जनता चुनाव लड़ रही है, ये स्पष्ट है। दूसरी हम्म, बात है कि हालात पलट सकते हैं, ये एक काल्पनिक वाक्य है। हम्म, चुनाव में अभी इतना समय बचा नहीं है कि हालात पलट जाएं। ऐसा कोई जादू हम्म, अभी तक विश्व में हमने तो देखा नहीं है। अब के हो जाए तो हम्म, अलग बात है, क्योंकि ये जी, अमृतकाल है। और इसके अलावा की अगर बात करें, जो सीटों पे बात आती है, तो मैंने बहुत पहले ही लोकसभा चुनाव में भी ये बताया था, जब भी शायद लोगों को अतिशयोक्ति लगती थी कि भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें लूज़ करने जा रही है और कांग्रेस को 5 सीटें मिलेंगी, और वो लोकसभा चुनाव से पहले बताया था, और लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद भी, और उसी दौरान ये भी बताया था कि हरियाणा में अब के चुनाव जो है वो जनता लड़ेगी, और अब के बहुत बड़ा समर्थन जनता कांग्रेस पार्टी को देने वाली है, और कांग्रेस पार्टी को एक ठीक बड़ी है। जीत मिलने आप वाली है। आपका मानना है, आपके अनुभव और की मैं मतलब दाद देता हूं, आपको लग रहा है हरियाणा घूम करके कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल है। लेकिन एक चीज जो मुझे समझ में नहीं आ रही है, चलते चलते आखिरी सवाल हम यही लेंगे आपसे। राहुल गांधी ने हरियाणा में अब तक जाति जनगणना के समर्थन वाली बातें नहीं की है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाली बात नहीं की है, आरक्षण बढ़ाने वाली बात नहीं की है। क्या लगता है कि राहुल गांधी इस मुद्दे को हरियाणा में छोड़कर क्यों चल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। असंध की रैली में उन्होंने बोला है कि अब के बार सबकी सरकार होगी। हम्म, नहीं, अब के जाति किसी की जनगणना एक की कराने की बात नहीं बोली है वहां पर, जो पूरे देश में बोल रहे हैं वो। हाँ, हो सकता है कि अपनी इस यात्रा में बोल दें, हम्म, लेकिन हाँ, उनकी रैलियों में जो दो रैलियां हुई हैं उनकी, हम्म, असंध की रैली में और बरवाला की रैली में, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि ये किसी एक विशेष जाति की सरकार नहीं होगी, सभी हम्म, जातियों की सरकार होगी, सबकी सरकार होगी, इसमें सबकी हिस्सेदारी होगी, और ये सब सामूहिकता पे उन्होंने विशेष जोर दिया। ठीक है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये आपने सुन लिया। अच्छे दिन आने वाले हैं, ये भी सुन लिया। और सब सुनने के बाद अब राहुल गांधी को भी सुन लेते हैं। वो कह रहे हैं कि सबकी सरकार होगी। अब सबकी सरकार होगी या सबके लिए सरकार होगी, ये 8 तारीख को पता चलेगा कि जनता सरकार किसकी बना रही है। इतना जरूर है कि असेंबली हंग नहीं होगी। हालात ये दिख नहीं रहे कि पिछली बार की तरह असेंबली हंग हो जाए। इस बार जनता सीधा चुनाव करने के मूड में है, चाहे जनता जिसे चुन दे। तीसरी बार मौका दे दे भारतीय जनता पार्टी को या बदलाव कर दे। बदलाव की बयार संधू साहब के शब्दों में बहती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बदलाव की इस बयार के बीच हरियाणा एक बात तो साबित करता हुआ जरूर दिखा है। पिछले 11 सालों में पहली बार मैंने देखा कि ये कोई चुनाव है, दक्षिण भारत के चुनाव को अगर छोड़ दे तमिलनाडु केरल जैसे राज्यों को, तो ये पहला चुनाव दिख रहा है जहां भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी 11 सालों बाद ऐसा लग रहा है कि कोई चुनावी मुद्दा नहीं रह गए हैं। नरेंद्र मोदी इस चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है। अन्यथा पिछले 11 सालों के दरमियान आप देखिए, चाहे 2015 का बिहार हो या 2021 का बंगाल हो, भाजपा जीती हो या हारी हो, नरेंद्र मोदी एक मुद्दा जरूर रहे, फैक्टर जरूर रहे। और इस हरियाणा चुनाव की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि नरेंद्र मोदी एक फैक्टर दिखाई नहीं दे रहे। फैक्टर मुद्दे हैं। फैक्टर राहुल गांधी जरूर कुछ हद तक है, लेकिन नरेंद्र मोदी फैक्टर नहीं है। तो क्या बिना नरेंद्र मोदी फैक्टर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत पाएगी? और जनता ने क्या, अब तक कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी से लोग मोहब्बत करते हैं या नरेंद्र मोदी से लोग नफरत करते हैं। इस तरह की बाइनरी में हिंदुस्तान का एक तबका दिखाई दे रहा था। लेकिन क्या अब लोगों ने नरेंद्र मोदी को प्रशंसा या आलोचना के लायक, किसी लायक नहीं समझा है कि नरेंद्र मोदी मुद्दा नहीं है चुनाव में?
ये सबसे बड़ा सवाल है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी के लिए जो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, वो आज की तारीख में संधू साहब की बातों पर अगर यकीन करें, तो यही लगता है कि चर्चा अब हमें ये करनी चाहिए कि मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन लेगा। खैर, ये चर्चा 5 तारीख की शाम से हम शुरू करेंगे। संधू साहब को भी बुलाएँगे, तमाम विशेषज्ञों को बुलाएँगे और चर्चा करेंगे। लेकिन हरियाणा का चुनाव दिलचस्प मोड़ पर है। जनता के और नेताओं की भाषणबाजी के बीच आम जन के मुद्दे सबसे बड़े मुद्दे हो गए हैं। सर्व खाप पंचायत अब जातीय और सामुदायिक खापों से ऊपर उठकर सोच रही है। तो देखते जाइए चुनाव किस दिशा में जाता है। हरियाणा है दूध दही का खाना, जय जय वीर भूमि हरियाणा लोग कहते हैं। जी संधू साहब संक्षेप में। जाते-जाते मैं आपने जो खाप पंचायत की बात बोली, तो आपको मैं एक जी। एग्ज़ाम्पल और दे देता हूँ कि हरियाणा में रोहतक के करीब एक हलका है बड़ौदा, विधानसभा हुँ, बड़ौदा। हुँ, उस विधानसभा में जो जिनको वायदा किया गया था कांग्रेस की टिकट का, उनको कांग्रेस की टिकट नहीं प्राप्त हुई। हुँ, तो वहाँ जो पंचायत है, उन हुँ, पंचायत ने उनको सामूहिक तौर पे अपना हुँ, प्रत्याशी बना दिया और उनको जिस तरह का समर्थन वहाँ मिल रहा है, वो निश्चित तौर पे लग रहा है कि वो एक जीत हासिल करने के और उस मुकाबले में वो सबसे अग्रणी दिखाई देने लगे और जीत हासिल करने की तरफ बढ़ने लगे। ये जी, हरियाणा में जो सामूहिकता का बोध है, जो हुँ, पंचायत का जो अहमियत है पंचायत की, एक जो जी, यूँ कह लीजिए कि सहमति का जो हुँ। एक योगदान होता है, ये उसका एक जी, उदाहरण है। ठीक है, अब सहमति का उदाहरण लोकतंत्र के अंदर कितना है, ये 8 तारीख के बाद पता चलेगा। लेकिन हरियाणा में लोकतंत्र के महापर्व का जिस तरह से लोग आनंद ले रहे हैं, सबको लेना चाहिए। भले ही देश के प्रधानमंत्री और सत्ता में बैठे हुए लोग कहें कि नहीं भाई ऐसा सिस्टम आना चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन कि 5 साल में ही लोग एक बार लोकतंत्र के महापर्व का आनंद लें। बीच-बीच में लोकतंत्र के महापर्व मतलब होली, दिवाली, ईद, बकरीद हर साल आए, लेकिन लोकतंत्र का महापर्व हर साल ना आए, 5 साल पर एक बार ही आए। राज्यों में भी ना आए, केंद्र में भी ना आए, सब एक साथ आए, म्युनिसिपैलिटी, पंचायत सब एक साथ आए। खैर, फिलहाल आनंद लीजिए लोकतंत्र के महापर्व का। संधू साहब आप हमसे जुड़े, ताज़ा स्थितियाँ साझा की, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। शुक्रिया, शुक्रिया।